Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Furqan and welcome to the class of Management Accounting. सर हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोसेस कॉस्टिंग का और इसके अंदर हमने नॉर्मल लॉस वगैरह की एबनॉर्मल लॉस वगैरह की कैलकुलेशन वगैरह को समझा। अब इसी से हमारा कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की कैलकुलेशन किस तरह होती है। अब सर जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? टू और मोर प्रोडक्ट्स विच आर आउटपुट from the same processing operation but which are indistinguishable from each other up to the point of their separation। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है कि एक प्रोडक्ट से ज्यादा वाली बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो एक ही सिंगल प्रोसेस का रिजल्ट में एज एन आउटपुट आ रहे हो। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक ही सिंगल प्रोसेस के रिजल्ट के अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एज एन आउटपुट आ रहे हो और वो ड्यूरिंग द प्रोसेस इनडिस्टिंग्विशेबल हो। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस आप ये बता नहीं सकते कि इसमें से प्रोडक्ट ए कौन सा है प्रोडक्ट बी कौन सा है, क्योंकि वो मिक्स हुआ हुआ है प्रोसेस के अंदर। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, इसके बाद आप ये आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि इस जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर कितनी चीजें इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। तो इसका मतलब सर जॉइंट प्रोडक्ट का प्रोसेस किस तरह चलता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट विच आर रिजल्ट ऑफ द सेम प्रोसेसिंग, which are result of the same process operation but which are indistinguishable during the process। it is indistinguishable, it is highly unlikely कि आप ये बताओगे कि यार इसमें से प्रोडक्ट ए कौन सा प्रोडक्ट बी कौन सा, क्योंकि वो मिक्स है। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद, प्रोसेस के एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम आप ये बता सकते हो कि इसमें से प्रोडक्ट ए कितना है, प्रोडक्ट बी कितना है, प्रोडक्ट सी कितना है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेपरेशन, स्प्लिट ऑफ पॉइंट कह लें, पॉइंट ऑफ सेपरेशन कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है। और सर एक होता है बाय प्रोडक्ट, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट भी है बाय प्रोडक्ट भी है। तो जॉइंट प्रोडक्ट हमने देख लिया कि सेम प्रोसेस के थ्रू दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकले और वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप बता सकें कि इसमें प्रोडक्ट ए कितना है, प्रोडक्ट बी कितना है, प्रोडक्ट सी कितना है, प्रोडक्ट डी कितना है। तो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट क्या होता है सर? एडिशनल प्रोडक्ट, एक्सीडेंटल या एडिशनल प्रोडक्ट अकरिंग एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। आपने एक प्रोसेस रन किया, ठीक है, उसमें से एक प्रोडक्ट निकला, बी प्रोडक्ट निकला, सी प्रोडक्ट निकला, एक जॉइंट प्रोडक्ट की फॉर्म निकली। ठीक है, उसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट निकल गए जो आपको इंटेंशनली प्रोड्यूस करने थे और एक इस प्रोसेस की वजह से एक बाय प्रोडक्ट आ गया आपके पास, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया, उसको हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो जॉइंट प्रोडक्ट सेपरेट चीज है, बाय प्रोडक्ट सेपरेट चीज है। अब कॉस्टिंग की दुनिया के अंदर इन दो चीजों का क्या इंप्लीकेशन बनती है सर? इसमें पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि इस तरह की एग्जांपल्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, किस इंडस्ट्रीज के अंदर, किस बिजनेस के अंदर हमें देखने को मिलती है जहाँ जॉइंट प्रोडक्ट भी आएगा, बाय प्रोडक्ट भी आएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रॉ क्रूड ऑयल, ग्लोबल एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जो तेल निकलता है समुद्र से, रॉ क्रूड ऑयल जो निकलता है, वो क्या होता है सर? डिफरेंट मुल्कों में जाके डिफरेंट रिफाइनरीज में जाके प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो रिफाइनरीज के अंदर क्या होता है? प्रोसेस होता है। अब वो रिफाइनरी सिंगल प्रोसेस रन करती है और उस क्रूड ऑयल से सबसे मेजर प्रोडक्ट पेट्रोल, डीजल एंड हाई ऑक्टेन। लेकिन सर इस प्रोसेस के अंदर जब तक वो रिफाइनरीज में एक सिंगल प्रोसेस में रन हो रहा होता है तो उसके अंदर, उस क्रूड ऑयल के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं, मिक्स होती हैं। आप बता नहीं सकते कि इस प्रोसेस के अंदर जो चल रहा है प्रोसेस, इसमें से पेट्रोल कितना है, डीजल कितना, हाई ऑक्टेन कितना है और ग्रीस कितना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अप टू सर्टेन पॉइंट इन प्रोसेस वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, वो आइडेंटिफाइबल नहीं होता। ठीक है, और एक प्रोसेस के एक सर्टेन पॉइंट के बाद, दिस इज द सर्टेन पॉइंट, प्रोसेस के एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो प्रोडक्ट क्या होती है? डिस्टिंग्विशेबल होना शुरू हो जाती है। मतलब वो आइडेंटिफाइबल होना शुरू हो जाती है। मतलब आप बता सकते हो कि यार अब पेट्रोल इतना आ रहा है, डीजल इतना, पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, हाई ऑक्टेन अलग हो जाएगा, बाकी चीजें अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब सर इस प्रोसेस के अंदर एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब जहां प्रोडक्ट स्प्लिट हो जाएंगे। अब जो प्रोडक्ट आपको बनाने थे उसमें से क्या हुआ? पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, हाई ऑक्टेन आ गया। अब ये तीनों प्रोडक्ट्स है ना, ये क्या है? ये टेक्निकली जॉइंट प्रोडक्ट्स है कि तीनों प्रोडक्ट एक ही फॉर्म में आके आपके पास आ गए कि पेट्रोल आपके पास आ गया, डीजल आ गया और हाई ऑक्टेन आ गया। एक प्रोसेस के थ्रू आपके पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट आ गए और एक सर्टेन पॉइंट तक वो इनडिस्टिंग्विशेबल थे और एक पॉइंट के बाद वो डिस्टिंग्विशेबल हो गए। ठीक है, अब साथ ही साथ ये तो जॉइंट प्रोडक्ट आपको निकले, ये तो इंटेंशनल आपको प्रोडक्शन करनी थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक और प्रोडक्ट आपको निकला, ग्रीस। ठीक है ना, इसको आप कहोगे बाय प्रोडक्ट। अब ये प्रोसेस की वजह से बाय प्रोडक्ट बन गया आपका। आपने इस ग्रीस बनाने के लिए क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में नहीं डाला था। आपकी इंटेंशन ग्रीस बनाना नहीं थी कि आपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया इतना महंगा और फिर जाके आपने रिफाइनरीज के अंदर प्रोसेसिंग की जो पहले इतनी कॉस्टली है और सिर्फ आपने इससे बनाया ग्रीस। तो ग्रीस की प्रोडक्शन इंटेंशनल नहीं थी, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। इंटेंशनल प्रोडक्ट तो आपके जॉइंट प्रोडक्ट थे, जो आपका पेट्रोल था, डीजल था, हाई ऑक्टेन था, बाकी सब चीजें थी। तो इसका मतलब जो चीज इंटेंशनल नहीं हो, जो चीज इंटेंशनल नहीं है उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट,
और एक्सीडेंटल और ड्यू टू द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक पूरा सिस्टम चलता है इस तरह की चीजों में। तो इसमें रॉ क्रूड ऑयल गया सिंगल प्रोसेस से रिफाइनरीज के अंदर गया, रिफाइनरीज में सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रहे थे लेकिन वो इंडिस्टिंग्विशेबल थे। फिर एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद चीजें अलग हुई और आपके पास एक तो जॉइंट प्रोडक्ट की फॉर्म में चीजें आई और एक आपकी बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में चीज आई। अब सर इस पूरे प्रोसेस के अंदर कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? डेफिनेटली प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चीजें चल रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हो क्या रहा है, जब आप बेसिकली एक सिंगल प्रोसेस के अंदर आप जब थे, आपका क्रूड ऑयल सिंगल प्रोसेस में जब प्रोसेसिंग हो रही थी उसकी, तो एक सर्टन कॉस्ट इंकर हो रही थी। ठीक है ना, एक सर्टन कॉस्ट इंकर हो रही थी उसमें, जिसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट निकलने वाले हैं ना वो जॉइंट प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। आपको ये तो पता है ना कि जो सिंगल प्रोसेस रिफाइनरी के अंदर रन हो रहा है इसका आउटपुट मेरे जॉइंट प्रोडक्ट होंगे और मेरा बाय प्रोडक्ट होगा। अब जो कॉस्ट में इंकर कर रहा हूँ, लेबर की कॉस्ट इंकर हो रही है, जो भी कॉस्ट इंकर हो रही है, टेम्परेचर की, मशीन्स की, चीजों की, कंप्रेसर्स की, जो भी कॉस्ट इंकर हो रही है, तो इसको मैं कहूंगा कॉमन कॉस्ट। क्यों कॉमन कॉस्ट कहूंगा सर? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट एक नहीं है। मेरा प्रोडक्ट अगर एक होता है तो सारी कॉस्ट मेरी एक प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाती है। यहाँ तो जॉइंट प्रोडक्ट का काम चल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या करूंगा, मेरी जितनी कॉस्ट लग रही है इसको मैं कहूंगा जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट। कब तक? एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले, उस पॉइंट से पहले जिसके बाद मैं अपने अपने प्रोडक्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई करूंगा। स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये था मेरा। ठीक है, दिस वाज माय स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जितनी मेरी प्रोडक्ट है, जितनी मेरी कॉस्ट लग रही है इस प्रोसेस के ऊपर, उसको मैं कहूंगा कॉमन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट। इसका भी एमसीक्यू वगैरह वो टेस्ट कर सकते हैं। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे क्या हुआ, सब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए। दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए। पेट्रोल अलग आया, डीजल अलग आया, हाई ऑक्टेन अलग आया और ग्रीस अलग आ गया। तो प्रोडक्ट जब आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया, अब उस पॉइंट के बाद जो मेरी कॉस्ट लगेगी, उस पॉइंट के बाद जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो हर प्रोडक्ट पे सेपरेटली चार्ज होगी। ठीक है, कॉस्टिंग के लिए मैं कह रहा हूं कि जब मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले का जो प्रोसेस था उसको मैं कहूंगा कॉमन प्रोसेस था, मेरा सब पे अप्लाई हो रहा था, तो कॉस्ट मेरी कॉमन थी, कॉस्ट मेरी जॉइंट थी। लेकिन स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जब प्रोडक्ट मेरे सेपरेट हो गए, आइडेंटिफाई हो गए, तो अब जो कॉस्ट लगेगी, फर्दर कॉस्ट जो लगेगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, वो क्या होगी, सेपरेट कॉस्ट होगी फॉर ईच प्रोडक्ट। वो सेपरेट कॉस्ट होगी फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के लिए, सेपरेशन पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ सेपरेशन के लिए, किसी भी तरह से वो एमसीक्यूज के अंदर आपको कहीं भी इसकी वर्डिंग को चेंज कर सकता है। इसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट आए और बाय प्रोडक्ट आए। तो हमने यहाँ देखा कि इस प्रोसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो तरह की कॉस्ट हमें देखी कि बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट हमारे पास एक कॉस्ट इंकर होती है जो सिंगल प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होते हैं फिर हम सेपरेटली प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। ठीक है, अब सर स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है, हम समझ गए क्या चीज है, उसको पढ़ लेते हैं एक दफा। पॉइंट एट विच जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। ये क्या कह रहा है, पॉइंट एट विच जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अब इसका डिफरेंस बड़ा जरूरी है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब इंटेंशनली आपको जो चीज बनानी थी जिसके लिए आपने रिफाइनरी के अंदर क्रूड ऑयल को प्रोसेस करवाया था। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या था, उस प्रोसेस का पार्ट था, तो जिसकी वजह से आपको बाय प्रोडक्ट मिल गया। आपने ग्रीस इंटेंशनली बनाने के लिए क्रूड ऑयल को रिफाइन नहीं करवाया था। ठीक है, तो वो पॉइंट जहां पे जॉइंट प्रोडक्ट अलग हो जाए जिसके बाद, और जिसके बाद बाय प्रोडक्ट अलग हो जाए, उस पॉइंट को मैं कहता हूँ सेपरेटली आइडेंटिफाई, पॉइंट ऑफ सेपरेशन, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे क्या होना चाहिए, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ये कंडीशन मीट होनी चाहिए कि आपका जॉइंट प्रोडक्ट अलग हो जाए, आपका बाय प्रोडक्ट अलग हो जाए, दैट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर आपकी कोई भी एक चीज इसमें मिसिंग है तो आपको वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर आपका आगे होगा। ठीक, अब सर पूरे मसले क्या आ रहे हैं इसके अंदर, इस पूरे प्रोसेस में? ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें इश्यूज क्या आते हैं, इश्यूज इन अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट। अब पहले इसमें बात आती है जॉइंट प्रोडक्ट की, कोई प्रोसेस चल रहा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट हुआ, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद दो चीजें सामने आ रही है, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए? सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट की, कि जॉइंट प्रोडक्ट जो है मेरा पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन जो भी है, जितनी मेरी कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट को मैं पेट्रोल पे कितना डालूं, हाई ऑक्टेन पे कितना डालूं, डीजल पे कितना डालूं, ये पहला सवाल है। तो कॉस्ट अपोर्शन बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स, के जॉइंट प्रोडक्ट में कॉस्ट कैसे अपोर्शन करूं? तीन प्रोडक्ट थी ना मेरे पास, पेट्रोल, डीजल एंड हाई ऑक्टेन। अब एग्जांपल में मैंने तीन प्रोडक्ट दी, इससे मल्टीपल हो सकती है डेफिनेटली। ठीक है, इशू क्या आ रहा है जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर, मैं कॉस्टिंग वाला बंदा हूं, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं, हम F2 पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी कॉस्ट के लिए कंसर्न होंगे कि यार मैं जितनी कॉस्ट मेरी रिफाइनरी के प्रोसेस पे लगी है इन तीनों पे एलोकेट कैसे करूं। पहली बात तो ये, पहला इशू ये। ठीक है, दूसरा इशू ये है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जब मेरे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं
तो मैं वेदर टू सेल द प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट को बेच दूं या फिर इसको फर्दर प्रोसेस करूं, आगे जाके फर्दर प्रोसेस करके फर्दर कॉस्ट लगाऊं सेपरेटली। तो ये दो बड़े इश्यूज है इसके अंदर जो हमें अपने सिलेबस में कवर करना है। अब आते हैं जॉइंट प्रोडक्ट पे। अब दूसरा मसला आता है बाय प्रोडक्ट का भी, क्योंकि जॉइंट के साथ बाय भी निकला था। तो बाय प्रोडक्ट में क्या मसला है, और वो कह रहा है बाय प्रोडक्ट जो आपका निकला है ना, वो तो आपका अनइंटेंशनल प्रोडक्ट था, ठीक है ना, तो उस पर कॉस्ट का इतना बड़ा मसला नहीं है। कॉस्ट तो आपने जो चार्ज कर दी जॉइंट प्रोडक्ट पे वही चार्ज करनी है आपको। बाय प्रोडक्ट तो आपका फ्री में आपको एक्स्ट्रा चीज मिल गई है। तो अब कह रहा है इसकी सिर्फ इनकम की बात करो, हाउ टू रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट। देखिए इसमें कॉस्ट की कोई बात नहीं किसने, इसने सिर्फ इनकम की बात की। कॉस्ट हमेशा उसकी डाली जाती है जो आपका इंटेंशनल एक्चुअल प्रोडक्ट हो। तो बाय प्रोडक्ट के लिए उसने कहा कि इनकम का मसला देखो कि इसकी जो इनकम आएगी ना उसका आप क्या करोगे, उसकी आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले बात है जॉइंट प्रोडक्ट पे। जॉइंट प्रोडक्ट का सबसे पहला इशू, कॉस्ट को अपोर्शन कैसे करूं, कॉस्ट को डिवाइड कैसे करूं मल्टीपल प्रोडक्ट पे। अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब अगर एक केस वन है, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए मैं जॉइंट प्रोडक्ट को नहीं समझ रहा, तो मैं समझ रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट में प्रोसेस की कॉस्ट लगती है 2000 और आउटपुट सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट निकलता तो मेरे कोई मसला ही नहीं होता मेरे लिए। मैं क्या करता, मैं सारी कॉस्ट प्रोडक्ट एक को चार्ज कर देता, लेकिन मेरे पास जॉइंट प्रोडक्ट का केस है तो इसलिए मुझे ये वाली कॉस्टिंग देखनी पड़ रही है। अब केस 2 क्या है, एक प्रोसेस कॉस्ट है, इसमें प्रोसेस की कॉस्ट लग रही है 5000 और आउटपुट निकलना है A, B and C, पेट्रोल, हाई ऑक्टेन, डीजल, ठीक है। अब कॉस्ट को कैसे डिवाइड की जाए, तो इसमें 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास। वी हैव 2 अप्रोचेस है, फिजिकल आउटपुट बेसिस कि फिजिकली आउटपुट कितना है, फिजिकली वेट कितना है, केजीज कितने, लीटर कितने, पेट्रोल कितना लीटर है, हाई ऑक्टेन कितना लीटर है, डीजल कितना लीटर है, ठीक है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बेसिस पे आप क्या करें, उसकी कॉस्ट को अपोर्शन कर दें। कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। या दूसरा तरीका ये कि सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स बेसिस पे करते हैं कि जितने यूनिट्स बने ना उनकी सेल्स वैल्यू निकाल लें और उसकी बेसिस पे उसको अपोर्शन करते हैं, डिवाइड करते हैं, परसेंटेज एलोकेट करते हैं, ठीक है। इसको करके देखते हैं पहले। अब एक सवाल आता है हमारे पास सामने। सवाल क्या है, जॉइंट कॉस्ट लगी है पूरे प्रोसेस पे $1,00,000, ठीक है। रिफाइनरी वाली एग्जांपल लेते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं जॉइंट प्रोडक्ट से। प्रोड्यूस्ड यूनिट्स कितने हैं 10,000, प्रोडक्ट बी के हैं 15,000 और यूनिट सोल्ड कितने हुए 8,000 और 13,500 और सेलिंग प्राइस दी हुई $8 और $10। अभी कह रहे रिक्वायरमेंट कि हाउ मच कॉस्ट टू बी अपोर्शन बिटवीन, अपोर्शन का मतलब डिवाइड कर दो, कॉस्ट को एलोकेट कर दो। हाउ मच कॉस्ट टू बी अपोर्शन बिटवीन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, दोनों जॉइंट प्रोडक्ट में किस तरह कॉस्ट एलोकेट करोगे, वही इशू जो हम डिस्कस कर रहा था, यूजिंग फिजिकल आउटपुट बेसिस, क्योंकि अप्रोचेस 2 ही अलाउड है, फिजिकल आउटपुट बेसिस एंड सेल्स वैल्यू बेसिस। दोनों अप्रोचेस हैं, दोनों अप्रोचेस में किस तरह कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं इसको देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिकल आउटपुट बेसिस पर हम बताते हैं। फिजिकल आउटपुट बेसिस, अब प्रोडक्ट ए फिजिकल आउटपुट कितना है इनका, अगर आप देखो 10,000, 15,000, 25,000, तो टोटल कितना है 25,000। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ए की कॉस्ट जो है कैसे एलोकेट होगी, फिजिकल आउटपुट पे। फिजिकल आउटपुट प्रोडक्ट ए का कितना है 10,000 और टोटल कितना है 25,000 एलोकेट कर रहा हूँ प्रोडक्ट ए के लिए। प्रोडक्ट ए का 10,000 है, टोटल 25,000 है और जॉइंट कॉस्ट कितनी आ रही है $1,00,000। इसको एलोकेट करना है ना, मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है जो प्रोडक्ट ए के यूनिट्स पे टोटल चार्ज होगी वो होगी $40,000, ठीक है। और कॉस्ट जो बी पे चार्ज होगी, कितने यूनिट्स बने 15,000, टोटल 25,000 यूनिट्स बने और मल्टीप्लाई बाय 1,00,000, तो ये मेरी बनेगी 60,000। तो जो 1,00,000 की कॉस्ट है इसमें से 40,000 की कॉस्ट जो है आप प्रोडक्ट ए पे चार्ज करें और जो 60,000 की कॉस्ट है वो प्रोडक्ट बी पे चार्ज करें, टोटल कॉस्ट हो गई। अब अगर मुझे क्लोजिंग वैल्यू स्टॉक की वैल्यू निकालनी हो कि क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा रह जाएगा उसकी वैल्यू कैसे बनेगी, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। तो 40,000 की कॉस्ट टोटल लगी है, कितने यूनिट्स बने हैं इसके 10,000, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और रह कितने का अल्टीमेटली
10,000 की प्रोडक्शन थी और बिके कितने 8,000, तो 2,000 रह गए। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 8,000 प्रोडक्ट एक ही केस में, और इसमें कितनी कॉस्ट एलोकेट हुई 60,000 और प्रोडक्शन कितनी की 15,000, और रह कितने गए 15 की प्रोडक्शन थी 13.5 आपके सेल हो गए, तो आपको 1500 क्लोजिंग स्टॉक पे रह गए। तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट इंटू 1500 करूंगा तो मैं 6,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया प्रोडक्ट बी का और 8,000 का आ गया प्रोडक्ट ए का। तो दिस वाज द वैल्यू। कॉस्ट मैंने अपोर्शन की फिजिकल आउटपुट बेसिस के ऊपर और फिजिकल आउटपुट बेसिस के ऊपर मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, अब आते हैं सेल्स वैल्यू बेसिस पे, सेकंड अप्रोच, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। इसमें काफी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट बेसिस की जगह पे वो क्या करते हैं, एक्चुअली सेल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जितने बिके हैं उसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स, कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उनकी सेल्स वैल्यू, चाहे वो एक्चुअली सेल हुए या नहीं हुए, इसकी बेसिस पे करना है आपको, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स। आप सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की बी की सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स। तो प्रोड्यूस कितने हुए 10,000 और इनकी सेलिंग प्राइस कितनी 8, तो 10,000 इंटू 8 80,000 इसकी सेल्स वैल्यू आ गई। और इसी तरह 15,000 और इंटू 10 150,000, टोटल हो गया 2,30,000। सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड यूनिट्स नहीं। अब इसकी बेस मुझे करना पड़ेगा पोर्शन। कॉस्ट टू ए कितनी लगेगी 80,000 ए की आ रही है, डिवाइड बाय 230,000, टोटल एलोकेट कर दूंगा 1,00,000 को, 34,783। कॉस्ट टू बी 65,217। ठीक है, ये एलोकेट हो गई। अब ये एलोकेशन हो गई कॉस्ट की अंडर सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स बेसिस पे। अब इसकी क्लोजिंग वैल्यू निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। इस अप्रोच के अंदर इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट आपने कितनी एलोकेट की है 34,783 अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑफ कितने यूनिट्स 10,000, और कितने यूनिट्स बच गए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पे 2,000, $6,957 ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई। और इसमें आपने 65,217 की कॉस्ट इंकर की है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 15,000 यूनिट्स, और कितने आपके पास रह गए 1,500, सो 6521 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। तो दिस वाज द केस ऑफ कि हमने कैसे कॉस्ट को अपोर्शन किया और फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली। क्लोजिंग स्टॉक सवाल में मैंने लिखा नहीं था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें निकालना आना चाहिए। जो कॉस्ट आपके टोटल एलोकेट किए डिवाइड कर दें कितने यूनिट्स के बेस में बने, और फिर पर यूनिट कॉस्ट निकाल के आपने क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी अंडर बोथ मेथड्स। अब सर एक सवाल है फर्दर, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जॉइंट प्रोडक्ट दी हुई है 5 लाख और 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें किस तरह होगा, टोटल अगर मैं देखूं फिजिकल आउटपुट बेसिस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ फिजिकल यूनिट्स को टोटल कर लूंगा और उसकी अपोर्शनमेंट निकाल लूंगा। कितना है 542, 11,000 के टोटल यूनिट्स हैं, तो इसकी मैं फिजिकल यूनिट बेसिस पे निकाल लेता हूं। फिजिकल यूनिट बेसिस पे कॉस्ट टू ए इंटू 5 लाख जॉइंट कॉस्ट, तो ये आ जाएगी 227,272 181,818। ये एलोकेशन हो गई। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कितनी प्रोडक्शन हुई थी 5,000 की,
अच्छा 5000 की प्रोडक्शन हुई है, तो क्लोजिंग यूनिट्स हैं कितने? 4500 बिके तो 500 रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 22,727। फिर इसकी कॉस्ट 181,818 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1200। क्लोजिंग यूनिट्स हैं हमारे पास 54,545। फिर इसकी कॉस्ट है मेरे पास 9909 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू जो क्लोजिंग यूनिट्स रह गए 800, तो मेरे पास 36,363 की कॉस्ट है, क्लोजिंग वैल्यू होगी। दिस वाज द कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इन क्लोजिंग वैल्यू अंडर फिजिकल यूनिट बेसिस। और इसी को अगर मैं सेल्स वैल्यू बेसिस पे करूं, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स, तो सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं सबकी। ए बी सी, सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं। सेल्स वैल्यू कितनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सेल्स वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सेल्स वैल्यू आ रही है 40 40 14 24। तो टोटल कितनी हो गई 104। ए पे कितनी आएगी 40 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 500,000 जॉइंट कॉस्ट। इसी तरह बी पे करेंगे मैं 40 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 50,000 500,000। इसी तरह सी पे करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 500,000। 192,307 इसका सेम रहेगा क्योंकि रेशो सेम है, और इसका जो होगा 115,384। तो ये कॉस्ट ऑफ पोर्शन आ गई अंडर सेकंड मेथड। अब इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो आपने क्या करना है, सिंपली इन कॉस्ट को डिवाइड करना है अगेंस्ट द प्रोडक्शन यूनिट्स और मल्टीप्लाई करना है जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स रह गए। आई होप दिस क्लियर। में कोई भी आपको क्लैरिटी नहीं हो तो आप डेफिनेटली पूछें और इसको क्लियर करें और इसकी मजीद प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।